नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आप कहां पर निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट में, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा हमारे साथ एक खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर साहब, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है अलग अलग रिसर्च लेकर। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा मार्केट आज का, और पूजा बताएंगी ब्रोकर्स ने किन बैंकों पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है। देवांशी बताएंगी तंबाकू सेक्टर में एफडीआई लाने पर सरकार का क्या प्रस्ताव है, और मानसी से समझेंगे रियल एस्टेट शेयरों में मजबूती क्यों लिखी है। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का काम हुआ है। तो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि कारोबार के दौरान बाजार में काफी हलचल दिखी, तेजी भी दिखाई, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते अपनी जो बढ़त थी मार्केट की वो कायम नहीं रह पाई और ज्यादातर बिकवाली अंतिम घंटे में मार्केट में आई। कारोबार के दौरान निफ्टी 11,600 के स्तर के पार चला गया था, लेकिन वहां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर 39,113 और निफ्टी 10 अंक चढ़कर 11,559 के स्तर पर बंद हुआ। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के ऐलान के चलते निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने 6.5% तक की छलांग लगाई है। और अब आपको बताते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1164 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 809 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज एक्सपायरी के दिन मार्केट हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। आज के ओवरऑल ट्रेड को, आज के सत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं? फाइनली आज अगस्त सीरीज की समाप्ति हुई और समाप्ति बेहद 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 दमदार नोट पर हुई है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे पूरे महीने बाजार रहे अगस्त की सीरीज में, वैसे ही बंद भी हुए। जी हाँ, सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर जाकर, यानी कि आज भी ट्रेडिंग सेशन बेहद मजबूत, दिन भर मजबूती के साथ कारोबार किया और बहुत ही छोटी सी रेंज रही आमतौर पर एक्सपायरी के दिन, और वो भी मंथली एक्सपायरी। आप उम्मीद ये करते हैं कि बाजार बड़े ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो खरीदारी का मोमेंटम बना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है। तो निफ्टी 11,550 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, 11,600 के पार निकला भी, थोड़ी देर टिका, लेकिन ज्यादातर वक्त 50 पॉइंट की रेंज में ही पूरे दिन निकाल दिया। बैंक निफ्टी 23,500 के पार निकला, 23,700 तक पहुंचा एक्चुअली, और बंद हुआ 23,600 पर। तो एक और बेहतरीन क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और सेंसेक्स 39,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा फिर से एक बार। तो ये शानदार एक्शन आज बाजार में दिखा। हफ्ते के चारों दिन बाजार मजबूत रहे और तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, और अगस्त के हाईएस्ट लेवल पर, इनफैक्ट 23 मार्च को जो लो बनाया था बाजार ने, वहां से लेकर अब तक सबसे बेहतरीन लेवल पर बाजार जाकर बंद होते हुए नजर आए। तो कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं इस बाजार से, इस सीरीज से, और उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये सीरीज अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात, तेजी हुई है बहुत जबरदस्त। दूसरी बात, इस तेजी में सबको मौका मिला है खरीदारी करने का। ज्यादातर दिन बाजार बड़े गैप से नहीं खुले, स्क्रीन पर बढ़े हैं, जो बाजार की ताकत दिखाता है। इसके अलावा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों का पार्टिसिपेशन पूरा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दौड़ लगा रहे हैं तो दिग्गज भी पीछे नहीं है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, बिना वॉल्यूम्स के बाजार बढ़ नहीं रहे।
क्वालिटी स्टॉक्स में एक्शन पूरा है। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि बाजार में जोश खरोश बरकरार है, और वही अगस्त की पूरी सीरीज में देखने को मिला है। तो एक और बढ़िया सीरीज, एक और बढ़िया दिन बाजारों के लिए आज फिर से साबित होता हुआ। चलिए, ये तो आपने समझ लिया कि आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक जो कामकाज रहा, उसके पीछे वजह क्या रही और इस कामकाज को क्या माना जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि आज जिस तरह का ट्रेड हमने मार्केट में देखा, उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिखा, और जो एक्शन दिखा वो किन खबरों के दम पर दिखा। ये डिटेल समझाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए आशीष। देखिए, वायदा बाजार की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, और निफ्टी में आप देखें तो निफ्टी बैंक में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी बैंक में एक आउट परफॉर्म का जो सिलसिला है वो लगातार जारी देखने को मिल रहा है, और 27 फरवरी के बाद अगर आप देखें तो निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दी। लेकिन एक्शन भरपूर था पूरी सीरीज में। अगर आप देखें तो एक क्विकली रिकैप देख लेते हैं कि इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले आप देखें कि इस सीरीज में निफ्टी ने करीब 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 4% की तेजी सेंसेक्स में देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप में अगर आप देखें तो 12% तक के मूव्स देखने को मिले, निफ्टी 500 6% बढ़ा। इसके अलावा अगर आप सेक्टोरियल इंडाइसेस देखें तो निफ्टी बैंक देखिए यहाँ पर 9% की तेजी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा जो गेन्स हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में देखने को मिले। सीरीज के दौरान 17% यहाँ पर गेन होते हुए दिखा। निफ्टी एफएमसीजी में अगर आप देखें तो हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि इंडेक्स केवल 1.5% की तेजी दिखाई पूरी सीरीज के अंदर। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लेते हैं पूरी सीरीज के अंदर। खासतौर पर अगर आप देखें वो स्टॉक जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया इस सीरीज के दौरान, अशोक लेलैंड 50% बढ़ा, पीएनबी हाउसिंग 43%, टाटा मोटर्स 40%, और भारत फोर्ज में भी अगर आप देखें तो सीरीज के दौरान 40% तक के गेंस देखने को मिले। कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जिन्होंने सीरीज में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। कॉन्कोर करीब 12% गिरा, बंधन बैंक 10%, एसबीआई लाइफ 8%, और भारतीय एयरटेल में भी सीरीज के दौरान 8% का नुकसान देखने को मिला। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा एक्शन उन स्टॉक्स में था जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए थे। कैमलिन फाइन साइंसेज, मालामाल वीकली में स्टॉक हमने आपको बताया था। धामपुर शुगर ये आपको सेठी साहब ने बताया, ओरेकल फाइनेंस जैन साहब के जेम्स में स्टॉक बताया गया था, और भसीन साहब की तरफ से बताए गए सेंचुरी टेक्सटाइल में दिन के दौरान 9 से 10% तक के मूव्स देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो रियल एस्टेट आज का स्टार सेक्टर था। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, ओबरॉय, यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली, और तेजी जो है आगे जो इंटीग्रेटेड सेक्टर्स हैं वहां पर भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में लगातार बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। आज के सत्र में भी इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। सिर्फ एक सरकारी स्टॉक्स को छोड़ दें आप, यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सेल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बीएचईएल और ओएनजीसी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये आज के मार्केट का पूरा एक्शन, कहां कहां पर एक्शन दिखा, क्यों दिखा, ये डिटेल में आपको आशीष ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि जिस तरह का मार्केट आज हमने देखा, एक उतार चढ़ाव वाला मार्केट रहा, और फाइनली मार्केट तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। तो आज के बाजार को देखते हुए कल के मार्केट का क्या अंदाजा लगाया जाए, और कल के मार्केट में अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो, मैं इंट्राडे नहीं पूछ रहा हूं, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहा हो तो उनको कल क्या ट्रेड लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी काफी स्ट्रांग लेवल पे बंद हो चुकी है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो लिक्विडिटी का जो फ्लो है, स्पेशली एफआईएस का, वो कंटिन्यूसली हमको काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिला है, और ये आगे भी चलता रहेगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का राइज आज देखने को मिला है आगे भी होगा। अगर पोजिशनल पिक की बात करें तो फार्मा सेक्टर में मृत्युंजय हमको सन फार्मा पसंद है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लग रहा है कि यहाँ से इस लेवल से खरीदना चाहिए। करीबन 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो करीबन 555 557 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, और यहाँ पे एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए 527 का, और ये एक अच्छा पोजिशनल पिक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर नजर रखें, और ओवरऑल मार्केट में हमको लग रहा है कि बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रहेगी। कोई भी करेक्शन आता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। तो कोई भी करेक्शन आता है तो वो एक बाइंग का मौका होगा, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आप खरीद सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको कुछ और ट्रेड बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। बैंकों पर दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना भरोसा बढ़ा दिया है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि जो बैंक सेक्टर हैं, जो बैंक हैं, उसके ऊपर जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने अपना भरोसा बढ़ाया है। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ब्रोकरेज हाउस का ट्रस्ट भरोसा बैंकों के ऊपर बढ़ गया है, ये डिटेल में समझाने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताइए पूजा। जी, तमाम बैंकों पर इस वक्त ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एसबीआई पर 2 रिपोर्ट आई थी, सीएलएसए और जीएस की, और अब यूबीएस की भी रिपोर्ट आ गई है जिन्होंने अपग्रेड की रेटिंग दी है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक पर भी ये पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। इनका कहना है कि बैंकों में जितनी गिरावट थी अब वो काफी ज्यादा हो चुकी है। इस पूरे ब्रॉडर इंडेक्स को बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है, तो अब जो गिरावट का रिस्क है वो काफी कम हो चुका है और अब यहाँ से तेजी देखने का अनुमान है। यहाँ पर कुछ बैंकों के लिए लक्ष्य भी बढ़ाए गए हैं और अपग्रेड भी किया है। इंडसइंड बैंक की अगर बात करें तो जो रेटिंग थी वो सेल से बढ़ाकर बाई की दी है, लक्ष्य 360 से बढ़ाकर 675 का दिया है। और इसके अलावा एसबीआई की भी रेटिंग बढ़ा दी है, सेल से बढ़ाकर बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी 160 से बढ़ाकर 260 का दिया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सीएलएसए और गोल्डमैन सैक्स ने भी कंपनी की रेटिंग अपग्रेड की थी और लक्ष्य भी बढ़ाया था। इसके अलावा कुछ और भी निजी बैंक हैं जिनकी की रेटिंग अपग्रेड हुई है, माफ कीजिएगा, जिनका कि लक्ष्य बढ़ाया गया है। इसमें आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ ऐसे बैंक, निजी बैंक हैं जिनका कि लक्ष्य भी यूबीएस ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये भरोसा बढ़ाया गया है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं अविनाश जी, ये ब्रोकरेज हाउस ने तो अपना भरोसा बढ़ा दिया है, लेकिन क्या ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को भी अपना भरोसा बैंकिंग सेक्टर पर बढ़ाना चाहिए, और अगर हाँ तो किस बैंक में ज्यादा भरोसा, किस बैंक के ऊपर करना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और इंडसइंड बैंक है, हमको लग रहा है कि ये लेवल्स पे अभी भी ये काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर किसी को नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है और इकोनॉमी पे ये प्ले है, हम लोग बढ़त इन स्टॉक्स में और देखने को मिलेगी, क्योंकि मोरेटरम का नंबर ऑलरेडी कम हो चुका है। यहाँ पे बैंकों ने क्लियरली कहा है कि 31 अगस्त के बाद ये मोरेटरम बढ़ेगा, ऐसा उनको भी नहीं लग रहा है, तो इससे डेफिनेटली इनको फायदा मिलेगा। प्लस जिस प्रकार की कमेंट्री इन मैनेजमेंट से आई है, हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट होती है या करंट लेवल से भी अगर कोई निवेशक, तो अच्छी खासी अपसाइड इवन इस लेवल से होनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स में मैं समझता हूँ एसबीआई काफी बढ़ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और यहाँ पे अगर गिरावट होती है 200 के नीचे ही मिलता है, तो यहाँ पे इसको भी खरीदना चाहिए। जी ठीक है, तो ये आपके लिए राय बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं अगली खबर का। सरकार तंबाकू सेक्टर में एफडीआई लाने पर विचार कर रही है। जी हाँ, तंबाकू सेक्टर में विदेशी निवेश लाने पर विचार कर रही है। क्या है प्रस्ताव और इसका किन शेयरों पर इंपैक्ट होगा, ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए देवांशी जुड़ रही हैं हमारे साथ। बताइए देवांशी। जी, आज के ट्रेडिंग सेशन में जितनी भी टोबैको से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा उछाल देखने मिला है। उसकी वजह ये थी कि तंबाकू क्षेत्र में अब रेगुलेटेड एफडीआई निवेश के प्रस्ताव आते हुए दिखे हैं। ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जिसके चलते ये सजेशंस आते हुए दिखे हैं। मैं आपको बता दूं कि वी रेड्डी की अध्यक्षता में ये जो कमेटी है वो बनाई गई थी और इनकी तरफ से ये सजेशंस आते हुए दिखे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर एफडीआई निवेश को मंजूरी मिलती है तो इससे एग्री एक्सपोर्ट्स को काफी फायदा होता हुआ दिखेगा, साथ ही जो किसान है इनको भी काफी फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो माना यही जा रहा है कि संसद के अगले सत्र में इस रिपोर्ट पर चर्चा होती हुई दिख सकती है, इस प्रेजेंटेशन पर चर्चा होती हुई दिख सकती है। साथ ही अब क्या सजेशन है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो यही कि वी रेड्डी कमेटी का ये सजेशन है कि इस क्षेत्र में 100% रेगुलेटेड एफडीआई को मंजूरी मिले। साथ ही सिगरेट पर 1% के अतिरिक्त टैक्स का भी सुझाव दिया है। इससे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, इनको काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा, इनको ज्यादा वैल्यू मिलती हुई दिखेगी जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, और इसके चलते किसानों का काफी फायदा होता हुआ दिख सकता है। तीसरा सजेशन ये है कि एक जो एक्सपोर्ट ओनली फार्म्स है वो खोलने को मंजूरी मिले। साथ ही सरकार की तरफ से इंसेंटिव्स के भी सुझाव आते हुए दिखे हैं। उत्पादन केवल एक्सपोर्ट्स के लिए होता हुआ दिखेगा, इन फार्म से घरेलू खपत को मंजूरी नहीं मिलेगी। और साथ ही जो अन्य एग्री कमोडिटीज होती हैं जैसे कि चाय, कॉफी, इनके जिस तरह से ऑक्शन होते हुए दिखते हैं वैसे ही टोबैको प्रोडक्ट्स या टोबैको की जो ऑक्शन है उसके जरिए बिकवाली होती हुई दिखे, इससे इनको काफी फायदा होता हुआ दिखेगा।
तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आते हुए दिखे और इसी के चलते हमने देखा कि आज सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए ये सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरे विश्व में ये भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है जो कि एक्सपोर्ट करता है, टोबैको एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा है। यही नहीं, अगर आप रेवेन्यू वाइज भी देखें तो FY20 में भारत में करीब 90 करोड़ डॉलर के तंबाकू एक्सपोर्ट्स किए गए हैं। और इसके अलावा अगर आप एक्साइज रेवेन्यू की बात करें तो ये काफी मेजर कंट्रीब्यूटर है ये सेक्टर। पिछले साल या FY20 की अगर हम बात करें करीब 22,700 करोड़ तक के जो रेवेन्यूज हैं एक्साइज में वो इस सेक्टर से आते हुए दिखे हैं। तो अगर इसमें FDI निवेश को मंजूरी मिलती है, साथ ही अगर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है तो ये इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव माना जाएगा। आप देखिए सारे स्टॉक्स इसी के चलते आज पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहे थे। तो ये तमाम डिटेल सुनने के बाद अविनाश जी आपका नजरिया क्या बन रहा है? तंबाकू सेक्टर में जो FDI लाने की बात हो रही है इसका आगे और इम्पैक्ट दिखेगा या इस खबर को मार्केट ने अभी डिस्काउंट कर लिया है? मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय ये न्यूज फ्लो बहुत पॉजिटिव है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए, क्योंकि FDI अगर 100% होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इन सारे प्राइवेट प्लेयर्स पे होगा। काफी पैसा जो होगा वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक टाई अप्स या स्ट्रेटेजिक इक्विटी ओनरशिप से इन कंपनीज में आने की अपेक्षा रहेगी। और यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स और ITC दिग्गज प्लेयर है, तो इनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एग्री एक्सपोर्ट्स तो ये करते ही है, लेकिन फॉरेन कैपिटल अगर इंडिया में आता है इन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली अच्छी बात रहेगी। तो गॉडफ्रे फिलिप्स और ITC मुझे लग रहा है कि इस भाव से भी खरीदने में कोई राय नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, उसके बाद अप्रूव होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों शेयर्स में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लग रही है। तो आप पॉजिटिव हैं, आपको लगता है कि ये सेक्टर अभी और आगे अच्छा करेगा। ठीक है, अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड करना फायदेमंद रहेगा? जी नमस्ते मृत्युंजय। नया निफ्टी का लेवल, नया इस वक्त का सीजन का हाई आपको मुबारक हो, आपके सभी दर्शकों को भी। तो फ्राइडे के लिए मैं 2 स्टॉक लेके आया हूँ और दोनों इंसिडेंटली P से शुरू होते हैं। एक तो बंधन बैंक, दूसरा है भारत फोर्ज। तो बंधन बैंक ने वीकली टर्म्स में पिछले सप्ताह एक डोजी बनाया था और अभी अच्छा लग रहा है फर्दर, और आज ये इसमें बढ़त काफी हद तक थी, गैप अप हुआ है। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 320 की कॉल सितंबर महीने की ली जा सकती है 17 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए पे और टारगेट रहेगा इसका 23 रुपए। दूसरा कॉल भारत फोर्ज उन स्टॉक्स में से है जो मैं पहले भी 2-3 बार इस स्टॉक को दे चुका हूँ, और इसका जो मूवमेंट है वो काफी अच्छा है और प्रेरणा का स्रोत है। आप ये देखिए कि ये बढ़ता है, फिर वो टावर की तरह बनाता है, फिर साइडवेज पैटर्न जाता है और फिर बढ़ना शुरू करता है। तो आज जो इसकी मामूली बढ़त है, भले वो सेटलमेंट की वजह से हो, लेकिन आगे के लिए इंडिकेशन अच्छा है। तो इसको हो सकता है इस कॉल को आपको, जो नॉर्मली मैं 3-4 दिन बोलता हूँ, उससे ज्यादा रखना पड़े, लेकिन स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखें। 24 रुपए 45 पैसे का जो लास्ट क्लोजिंग था वहां पे या इससे ऊपर जब खुलेगा वहां पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए का, टारगेट रहेगा 35 रुपए का। जय हिंद मृत्युंजय। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कल के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे और बाजार को कहां से ट्रिगर मिल सकता है? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात साफ है कि 11,400 से 11,500 के रेंज में निफ्टी को बड़ा मजबूत सपोर्ट है और यह आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपरी स्तरों पर 11,625 से 11,675 थोड़ा रुकावट का लेवल है, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसको पार करेंगे तो फिर बाजार में और तेजी बनती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 23,500 के ऊपर बंद होना अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,400 के आसपास है और उसके नीचे 23,000 से 23,200 मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर
23,900, 24,000 ये वो लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। दिक्कत एक ही थी कि आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 90 अंक नीचे थे, तो थोड़ा अमेरिका में कमजोरी वाला ट्रेड हो सकता है, वो देखना जरूरी होगा। तो कल ओपनिंग हमें ग्लोबल मार्केट से मिलेगी। इस हफ्ते तो हम चारों दिन बढ़ गए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा था, मंथली सीरीज थी तो शॉर्ट्स कवर होने ही थे, लेकिन अब यहां से आगे बढ़ने के लिए अमेरिकी बाजारों की मजबूती और एफआईज की खरीदारी, इन दोनों की जरूरत होगी हमें कल के लिए। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा तो उस और महीने का भी, तो उस लिहाज से मंथली और वीकली क्लोजिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर निफ्टी 11,500 के ऊपर बंद होता है बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया, और बैंक निफ्टी 23,500 के ऊपर बंद होता है बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर फर्ज करें ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हों और 4 दिनों की तेजी के बाद एक हल्का करेक्शन हो भी जाए, तब भी ओपनिंग पर फोकस मत करिए। 11,400 के ऊपर वीकली और मंथली क्लोजिंग और 23,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की वीकली या मंथली क्लोजिंग अपने आप में ताकत दिखाने वाली होगी। तो बहुत घबराने डरने की जरूरत है नहीं। हाँ, आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के शेयरों में आपको एक्शन करना चाहिए। कमजोर क्वालिटी के शेयरों में थोड़ा सावधान रहें, बाकी और कुछ नहीं, बने रहिए, डटे रहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन अब अविनाश जी, आपसे मेरा सवाल सर ये होगा कि लंबे समय के जो निवेशक हैं उनको अब बाजार में कहां पर पैसा लगाना चाहिए? मृत्युंजय, एक लंबे समय के लिए जो फ्रेश पिक है मैं बताऊंगा, बट उसके पहले एक छोटा सा अपडेट है। पिछले हफ्ते हमने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्टॉक निवेशकों को दिया था। स्टॉक काफी अच्छी तरह से बढ़ चुका है और हमको लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी बढ़त है, तो करीबन 540-550 का टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे इंतजार करें। हमने करीबन 455 में दिया था, तो काफी अच्छी तरह से मूव आई है। और आज जो स्टॉक है वो रूरल स्पेस से ही है। हमको लग रहा है कि रूरल एक ऐसा स्पेस है जो बहुत अच्छा पैसा बनाएगी, और कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि आज जो मूव आई है वो काफी सिग्निफिकेंट है। अगर कोई गिरावट भी आती है तो इस स्टॉक को 620, 625 के लेवल से भी खरीदने के लिए ये कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है। एक कमेंट्री जो कंपनी की आज आई थी मृत्युंजय, उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर डिमांड इतनी सिग्निफिकेंट है कि इनको अभी ज्यादा इन्वेंट्री रखना काफी जरूरी हो गया है। डिमांड सप्लाई से काफी बेहतर चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर इनके लिए बहुत स्ट्रांग आएगा। और साल भर का अगर नजरिया ले 6 to 12 मंथ्स का, तो करीबन 700 रुपए का टारगेट मिल सकता है। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और इसको जरूर एक्यूमुलेट करते जाइए। जी, तो ये लंबे समय का निवेश आपके लिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपके लिए ऑप्शन में और कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, यहाँ पर क्लियरली निफ्टी में ही दाव लगाना चाहिए। जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस थी, बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन्ड है। मुझे लग रहा है कि अगले 2 दिनों में 11,700 तक एक सूच हो सकती है, तो उसी को पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड करने की सलाह होगी, जहाँ पर आपको 11,600 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और 11,700 का कॉल ऑप्शन उसके अगेंस्ट बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड आज 40 के आसपास क्लोज हुआ है। लगभग आपको 35 से 40 की रेंज, इस पर्टिकुलर रेंज में आपको डिप्लॉय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 12 का, एंड एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 100 से 105 तक की। जी, और कोई खास स्टॉक सर? स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है बीपीसीएल में जिस तरीके से वापस एक 420 के आसपास अटेम्प्ट हुआ है, इंट्राडे चार्ट पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है, एंड इसके मोमेंटम एवरेजेस वापस एंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसी लिहाज से 420 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। 15 रुपए का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस, एंड ये पोजीशन आपको एक हफ्ते के लिए होल्ड करनी है 30 से 32 तक के लक्ष्य पे। जी, बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का बाजार कैसा रह सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप कहां पर निवेश कर सकते हैं। तो फिलहाल
इस बुलेटिन में इतना ही।